अक्कड़ बम्बे वो मैं कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से शुरू करती है उसे बीएमसी इलेक्शंस को लेकर ब्रांड मुंबई, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, उतना ज्यादा बजट, बड़ी है। टीम भी बड़ी है। मेरी बाईं तरफ है सुमित, मेरी दाईं तरफ है अमित। बस खांसी हो गई, खाने का उस तरह से मौका दिल्ली में Pollution। प्रदूषण तो दिल्ली में। और देखिए प्रतिभा जी, पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, इस बार मुंबई में भी पॉल्यूशन उतना ही है। दोनों भाई एक हो गए, राज और उद्धव। उनको अपने अपने बेटों की चिंता है। भाई भाई मिल जाए, जिस भी तरह से इसको नाप सकते हैं, लेकिन उद्धव ब्रदर्स इस बार खुद की जमीन तलाशने के लिए एक साथ जुटे हैं। अगर ये चुनाव अगर हार गए, वो इस बार सत्ता से बाहर हुए, तो ठाकरे परिवार का नाम लेने वाला भविष्य में कोई बचेगा नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने एक नई चाल चली है। कांग्रेस और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पे कैसे आते? लगता है कि सब सुलझ गया है, फिर लगता है कि सब कुछ भी सुलझा नहीं है। सुमित अवस्थी का जो शो है चक्रव्यूह, नहीं तो सुमित जी बाद में कहेंगे। सुनिए प्रतिभा की बात सुनिए, बहुत बहुत प्रतिभाशाली ध्यान है। से सुनिए। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। टाइम्स नाउ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आई हूं फिर से एक बार रिपोर्टर्स अनकट, और उन रिपोर्टर्स को भी जो जमीन पर होते हैं, फील्ड में होते हैं, आपके लिए खबरें लेकर आते हैं। खबरें कैसे जुटाते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन रिपोर्टर्स से हम जरूर बातचीत करते हैं इस बारे में। आपको भी वो उनके किस्से भी सुनाएंगे, उनके अनुभव भी सुनाएंगे। लेकिन आज हम बातचीत कर रहे हैं बीएमसी इलेक्शंस को लेकर। ब्रांड मुंबई, बृहन मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, उतना ज्यादा बजट। इसलिए चूंकि बीएमसी टीम भी बड़ी है, बिल्कुल सही है। चूंकि बड़ा इलेक्शन है, बड़ी बीएमसी है, तो हमारे साथ आज टीम भी बड़ी है। मेरी बाईं तरफ है सुमित, इनको आप जानते हैं, देश के नामी गिरामी एंकर सुमित अवस्थी, और टाइम्स नाउ भारत पर रोजाना शाम 7 बजे अपना कार्यक्रम लेकर आते हैं चक्रव्यूह, तो आप इसको देखना मत भूलिएगा। सुमित की बाईं तरफ है रविकांत, जो बीजेपी को लंबे समय से कवर कर रहे हैं। बीजेपी की हर एक खबर वो टाइम्स नाउ भारत के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। मेरी दाईं तरफ है अमित, टाइम्स नाउ भारत के नेशनल एडिटर हैं, और देश की हर एक खबर की नब्ज को वो पहचानते हैं, पकड़ते हैं, और आप तक हर एक खबर टाइम्स नाउ भारत पर समय तक आप पर पहुंचाते हैं, आपके पास। और अमित की दाईं तरफ है रंजिता, जो कांग्रेस कवर करती हैं और लंबे समय से कवर कर रही हैं, और कांग्रेस से जुड़ी एक एक खबरें आप तक पहुंचाने का काम रंजिता के जिम्मे पे है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत और रंजिता पहले भी थी, आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपको बहुत आपके लिए कमेंट भी आए, बहुत बहुत आप सबका स्वागत। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मैं कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से शुरू करती है उसे रंजीता से। रंजिता शुरू कर दूँ। रंजिता, इसमें अभी आप मुंबई गए थे और पूरा बीएमसी इलेक्शंस को आप सब लोग वहाँ से लौट कर आए, आपके पास काफी इनपुट है। बताइए कि बीएमसी इलेक्शंस को, जैसा मैंने कहा कि बड़ा नाम, बड़ा काम, बड़ा बजट, तो ये इस इलेक्शन को लेकर बड़ी चर्चा इस बार क्यों है? क्या खास है इस बार, क्यों दिलचस्प हो गया ये? प्रतिभा जी देखिए, लगता है मुंबई में ज्यादा कुछ खा के आए हो। बस खांसी हो गई, खाने का उस तरह से मौका दिल्ली में Pollution। प्रदूषण तो दिल्ली में। और देखिए प्रतिभा जी, पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, इस बार मुंबई में भी पॉल्यूशन उतना ही है, और पॉल्यूशन की खबरें मुंबई से भी उतनी ही आ रही है। और जिस बीएमसी चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर अभी हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, इस बीएमसी चुनाव में भी प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा वहां भी बन रहा है। दिल्ली में तो नहीं बनते, हमने देखा प्रदूषण को मुद्दा, आदत पड़ गई लोगों को ना। सही बात है। खैर, हाँ, संसद में चर्चा के लिए बात होती है, विपक्ष कहती है कि चर्चा करवाइए, सत्ता पक्ष कहती है हम चर्चा करवाएंगे। लेकिन जिस दिन चर्चा का समय निर्धारण होता है कि आज चर्चा होगी, उससे पहले संसद की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी जाती है। बहरहाल बीएमसी चुनाव की हम बात कह रहे हैं। उसको ठाकरे सेना बोलिए, कंफ्यूज मत करेंगे, ठाकरे सेना और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले। बीएमसी चुनाव से इस बार क्यों अलग लग रहा है? वो अलग इसलिए क्योंकि 2017 में अंतिम बार बीएमसी चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव करवाने की या करने की नीयत कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी जुटा नहीं पाई, और अब ये चुनाव अनाउंस हुआ है। इस बार 20 साल बाद उद्धव ब्रदर्स एक साथ दिख रहे हैं।
वो सपना जो बाला साहेब ने देखा था कि उद्धव भाई भाई मिल जाए, वो इस चुनाव ने उन भाइयों को या तो मजबूरी कहिए, जमीनी हकीकत कहिए, अपने जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश या अपने अस्तित्व की लड़ाई, जिस भी तरह से इसको नाप सकते हैं। लेकिन उद्धव ब्रदर्स इस बार खुद की जमीन तलाशने के लिए एक साथ जुटे हैं, एक दूसरे की ताकत बनकर मराठवाड़ा और मराठी एकजुट करने की कोशिश उनकी इस बार हो रही है। हालांकि आप कितना, सुमित, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं रंजिता की बात से कि भाई भाई का मिलान हो गया है और मान के चल रहे हैं कि इस बार जो है हम बीजेपी के हाथ में इसकी सत्ता, बीएमसी की सत्ता नहीं जाने देंगे? देखिए, पिछली बार के नतीजे याद करिए, सिर्फ 2 सीट का अंतर था। शिवसेना 84 पे थी, ये 82 पे थे। शिवसेना उसके बाद बिखरी रही और ये मुंबई की जनता बहुत समझदार है, उनको समझ में आ रहा है कि ये मिलान क्यों हुआ है। ये सिर्फ अपने बच्चों को राजनीतिक सत्ता सौंपने के लिए दोनों भाई एक हो गए, राज और उद्धव। उनको अपने अपने बेटों की चिंता है, उनका राजनीतिक भविष्य कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। शिवसेना ने धीरे धीरे करके पहले परिवार खोया, परिवार में बंटवारा हुआ, फिर आपस में कहने के लिए ये एकता हो गई। अगर एकता होनी थी तो एक पार्टी में आ जाते ना, पार्टी क्यों नहीं एक हुई? गठबंधन किया जा रहा है ना, वोट बैंक है उनका? अब है क्या? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि राज ठाकरे जो कि इतने बड़े नेता बनते हैं, कितना वोट बैंक है उनके पास? आज राज ठाकरे को खुली चुनौती है, वो खुल के बताते हैं कि उनके पास कितने लोग हैं, कितने उनके पार्षद जीत सकते हैं। और जो इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उद्धव के पास तब भी है। आदित्य ठाकरे तब भी चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे, सरकार चलाई थी, कुछ काम करके दिखाया। आरए के लिए क्या, मुंबई की जैसे वो बात कर रही थी रंजीता, पॉल्यूशन के लिए क्या, कई ऐसे मुद्दे उठाए थे आदित्य ठाकरे ने जब वो सरकार में थे। राज ठाकरे क्या कर रहे थे? राज ठाकरे के बेटे ने चुनाव लड़ा, किस नंबर पे आया? उनसे पूछिए जरा पलट के। लेकिन इसमें क्या गलत है अमित? यदि बच्चों के लिए, यदि आप मान लीजिए, अरे तो भाई टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। मुझे ये लग रहा है कि बच्चों की भी से ज्यादा अब जो शिवसेना है, अपना अस्तित्व, ये जो इलेक्शन है, मुझे लगता है ये ठाकरे परिवार का जो नामो निशान भविष्य में रहेगा नहीं रहेगा, उनकी राजनीति होगी नहीं होगी, उसकी है। मुझे लगता है कि शिवसेना, स्पेशली जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो ठाकरे परिवार आईसीयू पे है, उसको ठाकरे सेना बोलिए, कंफ्यूज मत करेंगे। ठाकरे सेना और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले। ठाकरे परिवार की जो अपना एक लेगेसी है, उसको बचाने की लड़ाई है। वो परिवार आज की डेट में आईसीयू में है, बिल्कुल। उसको जो मेडिसिन मिलती थी वो बीएमसी से। ये बीएमसी जो है 75,000 करोड़ का जो पूरा बजट वाला है, ये बीएमसी पिछले 20-25 साल से शिवसेना के अंडर में था। तो ये मुझे लगता है, इसीलिए उनको पता है कि अगर ये चुनाव अगर हार गए, वो इस बार सत्ता से बाहर हो गए, तो ठाकरे परिवार का नाम लेने वाला भविष्य में कोई बचेगा नहीं। और जो धीरे धीरे जो उसके कुछ लोग बचे हैं ना, जो मैक्सिमम लोग शिवसेना में चले गए हैं शिंदे के साथ, तो जो थोड़े बहुत बचे हैं, जैसे आप पावर से बाहर हो जाएंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जो बचे कुछ लोग या तो बीजेपी या शिंदे के साथ। तो ये मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये टर्निंग पॉइंट वाला इलेक्शन है कि ठाकरे परिवार का भविष्य क्या होगा, ये यहाँ तय होने वाला है। रवि, आप मुंबई से आए हैं, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो बात कह रहे हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है ये ठाकरे परिवार के लिए, आपको भी ऐसा महसूस हुआ है वहाँ ग्राउंड पे कि हाँ ये लड़ाई जो है अब अंतिम लड़ाई की तरह है उनके लिए, कि इस बार नहीं तो फिर नहीं? प्रतिभा जी, बयानों से समझना होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये मराठी के लिए आखिरी मौका है। अब वो ये बयान क्यों दे रहे हैं, उसका जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने। ये आखिरी मौका मराठी के लिए नहीं, ठाकरे परिवार के लिए है। और राज ठाकरे के आने से एक नेगेटिव पॉइंट भी उनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि उत्तर भारतीयों को पीटने के लिए वो बदनाम है राज ठाकरे। देवेंद्र फडणवीस ने एक नई चाल चली है। आप देखिए, चुनाव होने वाला है, लेकिन लगभग 70 जो हैं वो जीत चुके हैं, 69 अनअपोज्ड। भाई, आपका कैसा महागठबंधन है? आप कैंडिडेट नहीं दे पाए बीएमसी में, मुंबई के अंदर कैंडिडेट नहीं दे पाए। ये तो प्लानिंग है। मेरी जानकारी के मुताबिक 3 बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से मुंबई भेज दिया है। एक तो वहीं के हैं, उनको वहीं रोक लिया गया है। नाम लीजिए ना। विनोद तावड़े की ड्यूटी वहां लगी हुई है, ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं। नाम पर बहुत जोर दे रहे हैं। और क्या पता, पूरी क्लैरिटी रहनी चाहिए। और 2 प्रवक्ताओं को उन्होंने बोला कि मैं सोमवार को दिल्ली आने वाला हूँ, आपसे मुलाकात करूंगा। तो मैंने फोन किया कि आऊं क्या आपके पास मिलेगा? नहीं, मुझे तो वहीं रोक लिया गया बीएमसी चुनाव तक। तो देखिए, चुनाव का जो मैनेजमेंट है, कहाँ कौन सा उम्मीदवार रहेगा, किससे बात करनी है, किससे नहीं। देखिए, जो एकनाथ शिंदे हैं उनके साथ तो कॉर्डियल रिलेशन है बीजेपी का, लेकिन अजीत पवार के साथ उतना कॉर्डियल रिलेशन नहीं चल रहा है। आपने देखा कहीं उनके अगेंस्ट में भी उन्होंने उम्मीदवार दिए हैं। तो ये अस्तित्व की लड़ाई ठाकरे परिवार के लिए, और बीजेपी जानती है कि इसका बजट इतना बड़ा है कि अगर हम बीएमसी में जीत जाते हैं
तो महाराष्ट्र की राजनीति में अनअपोज्ड बीजेपी लंबे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो बात रवि कह रहे हैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस ऑल की तरह मैं देख रहा हूँ। और वर्सेस जब ऑल बोल रहा हूँ तो उसमें एनसीपी भी है, अजीत पवार वाली, और उसमें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी है। और वो इसलिए है, दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। अजीत पवार के खिलाफ खुलकर बयान दिया देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने जब अजीत पवार से पूछा गया कि आप पे तो इल्जाम लगा था, तो आप उधर तो उनके साथ सरकार चला रहा हूं, तो उसके बाद पलट के देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि हाँ कौन कितने दिन सरकार में रहता है देख लेंगे, मतलब ये सब बयानबाजी जो हो रही, दबाव बनाने की कोशिश। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आज ही मैंने अखबारों में पढ़ा, एक शहर है अंबाजी नगर, अंबाजी नगर में कांग्रेस और बीजेपी, अंबरनाथ कांग्रेस बीजेपी एक हो गए, वहां पे शिवसेना का कैंडिडेट जीतने वाला था वो हार गया। और एकनाथ शिंदे ने कहा कि बड़ा विश्वासघात हुआ है हमारे साथ। जो मेट्रो फिल्म का गाना था, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पर, वो पूरे की पूरी आपको वहां पर दिख रहा है। आपको अचानक पुणे और पीपरी में चाचा भतीजे साथ हो गए हैं, कांग्रेस के साथ वो मिल गया, यहाँ पे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिल गए। आप बयानबाजी की बात, मुझे लगता है कि सिलेक्शन में अगर देखिए वोट बैंक AIMIM जो ओवैसी है वो कई जगह डेंट कर रहे हैं, और मुस्लिम वोट बैंक जो है मुझे लग रहा है कि इस बार, क्योंकि उद्धव ने क्या हो गया सॉफ्ट इंडियन की वजह से आपके साथ जो हिंदू वाला वोट बैंक था, अब उनका वोटर कौन है, सिर्फ मराठी गुजराती नॉर्थ इंडियन बीजेपी के साथ चले गए। जो मुस्लिम कभी हुआ करता था 14 के बाद से जुड़े, कांग्रेस अलग हो गई, फिर ओवैसी अलग हो गए, तो आपके पास वोट है कहाँ? आपके पास कोई वोट कुल मिला के जो यही वजह है वोट बैंक की जो बात कर रहे हैं अमित जी आप, यही वजह है कि शाखा टू शाखा उद्धव ठाकरे भी घूम रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी घूम रहे हैं। ये शाखा जो कॉन्सेप्ट है, हम समझते हैं शाखा जो है वो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी जो है उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन शाखा का कॉन्सेप्ट शिवसेना का भी है, सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है। और शाखा में क्या होता है कि जो वहां की जनता है, चाहे वो आपके वोट बैंक हो या ना हो, वहां उनकी अगर जो भी परेशानी है, चाहे उनको अस्पताल में भर्ती करवाना हो, बच्चे का एडमिशन करवाना हो, घर की कोई ऐसी माली हालत है उसको लेकर अगर कोई बात करनी हो, तो शाखा में लोग जाते हैं, निवारण करते हैं, वहां एम्बुलेंस खड़ी रहती है हर शाखा पे, और वहां जाकर वो अपनी जो चीजें हैं वो कहते हैं। तो अब ये स्थिति हो चुकी है उद्धव ठाकरे की कि बेटे और पिता दोनों शाखा टू शाखा विजिट कर रहे हैं ताकि वो अपने वोट बैंक को ये जो पूरी कहानी अभी रंजीता और अमित ने कही ना, उसमें ये बात समझने की है कि सब लोग बीजेपी के अगेंस्ट में एक हो रहे हैं अपने अपने धड़ों में, चाहे शिवसेना हो रही हो, चाहे एनसीपी हो रही हो, चाहे कांग्रेस भी एक हो रहा है। वो इसलिए है कि बीएमसी सिर्फ एक शहर पर शासन करने की बात नहीं है, मतलब जिसने बीएमसी पे शासन कर लिया, माना जाता है कि महाराष्ट्र में उसका एक क्लैरिफिकेशन बीजेपी ने दे दिया है कि अभी सुमित सर ने कहा, अमित सर ने कहा, अंबरनाथ वाले पे वहां पे ये खबर आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से अपना वो मेयर बनाएंगे। उसको देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर कर दिया कि किसी भी कीमत पे हम कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं ले रहे हैं। लोकल लेवल पे कभी कभी हो जाती हैं, लोकल लीडर करते हैं सफाई के लिए, हाँ बिल्कुल, ताकि हमारा वोटर डेविएट ना हो। भाई देखिए, घर जिसको जहां मौका मिल रहा है मैसेजिंग, भाई जो हुआ पुणे में और पिपरी में, जिस तरह से अजीत पवार बोले, और इसके बाद बीजेपी का नेता कहा, और फिर बाद में जो आपने कहा कि फडणवीस को कहना पड़ा कि जो ये बोल रहे हैं अपने बारे में सोचे, बड़े क्लियर था। और इसके बाद अजीत पवार को ये कहना पड़ा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। देखिए एक चीज पता हो गया है सबको कि बीजेपी अब उस पोजीशन पे है कि उद्धव सब किसी के आगे झुकेगी, शिंदे भी जाएंगे, अजीत पवार भी खत्म हो सकते हैं। तो अब जिस जगह में, और बीएमसी निश्चित तौर पर जिस तरह से लड़े हैं, संख्या 127-28 पे बीजेपी लड़ रही है, संख्या ज्यादा उसकी होगी। मेयर अगर बीजेपी और जीतते हैं लोग तो मेयर बीजेपी का होगा। इसके बाद की राजनीति आप समझ लीजिए कहाँ जाएगी। अब जब उस पर अगर अब देखिए कांग्रेस की राजनीति देखिए प्रतिभा कहाँ जा रही है। हम इतनी देर से उद्धव परिवार पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी पर बात कर रहे हैं, और कांग्रेस की कोई बात नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति कांग्रेस की क्यों हो गई? गुरदास क्या कांग्रेस ने अपने किसी बड़े नेता को बॉम्बे में डिप्लॉय किया जैसे बीजेपी ने 3 नेता भेजे? हाँ बिल्कुल, मैं इसी क्योंकि जब रवि से काम करती है ना सुमित जी, आप हर इलेक्शन में देख लो, उसका जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है बिल्कुल नीचे के लेवल पे फडणवीस खुद रैली बीएमसी चुनाव भी लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी लड़ती है, और कांग्रेस लोकसभा चुनाव को बीएमसी चुनाव की तरह भी नहीं लड़ पा रही। कांग्रेस का प्रदेश के साथ दिक्कत क्या हो रही है? वर्षा गायकवाड़, वर्षा गायकवाड़ अकेले चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। नहीं याद था, मैं भूल गया था, सॉरी। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं आपको याद था, सीरियसली बोल रहे हैं। फिर नहीं, ये इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अभी जो, क्योंकि हम लोग भी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां घूम कर आए हैं, सारी चीजें देख कर आए हैं। वर्षा गायकवाड़ अकेले चुनाव लड़ती हुई वहां दिख रही है।
कांग्रेस के कई धड़े हैं, कई नेता हैं जो उनके साथ नहीं है, ना तो फील्ड में वो दिख रहे हैं, ना फाइनेंशियली उनको किसी तरह से मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह वो ये बताई जा रही है कि वहां नेताओं की जो गुटबाजी है, जो हमेशा से कांग्रेस की एक बड़ी परेशानी रही है, गुटबाजी ने कभी कांग्रेस को फायदा नहीं दिया है, हमेशा नुकसान ही दिया है। और ये बीएमसी चुनाव में भी दिख रहा है। लीडरशिप से वो बात कर रही है, नए बड़े लिस्ट बनाए जा रहे हैं प्रचार के लिए, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है, लेकिन कंफर्म कोई नेता अभी तक किया नहीं है। आप देखिए, एक तरफ से पूरी लिस्ट है बीजेपी की और कांग्रेस की लिस्ट जो है वो पूरी ही नहीं हो पा रही है। लिस्ट में 2 से 4 नाम जो है, सबको फोन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अच्छा आप कितने तारीख से कितनी तारीख तक फ्री हैं, आप बीएमसी चुनाव के प्रचार के लिए हमारे यहाँ आइए, लेकिन नेता कह रहे हैं कि हम बहुत बिजी हैं। मुद्दों की भी बात करें, कांग्रेस के नेता आगे में बिजी मुद्दे कौन से हैं? पूरी पार्टी बिजी है, पूरी पार्टी बिजी है। रवि, मुद्दे कौन कौन से हैं वहाँ पे? देखिए, बीएमसी में शिवसेना रही है, उसके टाइम पर बीजेपी उसके साथ थी, लंबे समय तक उनका रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है भ्रष्टाचार का। बीजेपी जो है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है भ्रष्टाचार का। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है ठाकरे पर लग रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी थी हार्डकोर हिंदुत्व की, मराठी अस्मिता की, उससे ये डेविएट किया है। ये लोकसभा चुनाव में इनको माइनॉरिटी वोट बैंक भी चाहिए, इनको कांग्रेस का भी साथ चाहिए, अपने लोगों को ये भूल गए। तो 2 बड़े मुद्दों को वो टारगेट करेगी। पहला पर भ्रष्टाचार। रवि मुझे बताइए कि अगर करप्शन का मामला उठाता है तो बीजेपी तो साथ में रही है हमेशा। हाँ, तो क्या वो करप्शन के लिए खुद वो जिम्मेदार नहीं है? देखिए, अब तो अगर आप करप्शन उनको बोलेंगे तो आप भी तो करप्शन है। बीजेपी वॉशिंग मैं मशीन, वही कह रहा हूँ कि अब तो वो अलग हो गई है। एजेंडा किस तरह सेट करते हैं, वो सेट कर रही है narrative। किस तरह से करती है। ये जो मुस्लिम वाली बात हो रही है, जो जिस तरह से उसमें अब जैसे 8 से 10 कैंडिडेट दिया है बीएमसी में भी मुस्लिम, उसमें कैंडिडेट ने वहां पर बकायदा उर्दू में, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है उसके उर्दू में प्रचार किया है अपने बारे में। अब बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि क्या अगर बाला साहब ठाकरे होते तो क्या उर्दू में और इस तरह से कोई प्रचार करता आपकी पार्टी में? रंजीता बताएगी कि ये कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बोला कि जो न्यूयॉर्क का मेयर है ना भाई, अभी बना है, मुस्लिम है, तो वैसा मेयर चाहिए हमको। क्या हिंदू, क्या गुजराती, क्या मराठी? तो मांग तो ये भी हो रही है कि पढ़ा लिखा देखिए कांग्रेस तो महाविकास आघाड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है। उद्धव ब्रदर्स एक तरफ है, कांग्रेस प्रकाश अंबेडकर के साथ चुनाव लड़ रही है। 62 सीटें प्रकाश अंबेडकर को दी गई है, बाकी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस कह रही है हम प्रांत की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते। और अंबेडकर को साथ लाने की जो साधने की कोशिश, संविधान जो लगातार राहुल गांधी संविधान लेकर संसद में बोलते हैं, सभाओं में बोलते हैं, तो वो एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से। एक और कि इस बार बहुत इस बात को लेकर नाराजगी कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप में थी कि एक तरफ उद्धव और राज ठाकरे एक हो गए हैं, तो कांग्रेस को सीटें कम दी जा रही थी, कार्यकर्ता नाराज थे। कांग्रेस को ये पता है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस कहीं भी जमीन पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ अपने नेताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। कांग्रेस कैसे लड़ती राज ठाकरे के साथ? इस अलायंस में कांग्रेस और शिवसेना, मतलब दोनों भाई ठाकरे बंधु कैसे हो सकते थे? कांग्रेस और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पे कैसे आते? ये बहुत बड़ा स्टेप होता है कांग्रेस के लिए। चलिए सुमित, मुझे एक सवाल का जवाब आप में से चाहे जो भी दे सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू, आसान सवाल होगा तो मैं दे दूंगा, बाकी कठिन के लोग सवाल तो पूछने दीजिए। उन्होंने अपने लिए पहले महाराष्ट्र के सीएम ने एक बयान दिया एक इंटरव्यू में हाल ही में कि इस बार जो मेयर होगा वो मराठी हिंदू होगा। तो अभी हम इससे पहले जो बात करेंगे तो सुमित जी ने पूछा कि मराठी में कोई मुस्लिम भी होता है क्या? आपसे पूछा तो इसका क्या मतलब है? इसका बहुत क्लियर है, क्योंकि यहाँ शुरू हुआ कि मतदानी की बात होगी, उस तरह से मुसलमान क्यों नहीं हो सकता है। और शिवसेना ने, क्योंकि शिवसेना का जो कोर वोटर है वो मराठी है, तो उन्होंने एक तरह से दावा चल दिया कि मैं मराठी होगा, क्योंकि उनके पास लास्ट ऑप्शन है और राजा और उद्धव साथ में है। तो बीजेपी क्या करती है? लेकिन बीजेपी का कोर इशू क्या है? हिंदुत्व। तो बीजेपी ने इसने एक तरह से फडणवीस ने वो लाइन तय कर दिया कि हाँ बॉस, मराठी तो होगा लेकिन हिंदू होगा। तो उससे क्या होगा, इसने 2 चीजें साधने की कोशिश की कि हम मराठी के साथ, बगैर कहे उन्होंने ये कहा कि ठाकरे वाले जो है वो मुसलमानों के साथ है। बस जोर देकर कहा गया है उद्धव ठाकरे मेरा मराठी और हिंदू है। तो ये क्लियरिटी देने की कोशिश की, मतलब बीजेपी अपनी पिच पर ले आई, जो जिसकी वो माहिर है पोलराइज करने की, उस पिच पर ले आई, हिंदू मुसलमान करने की। चुनावी अब उसी मुद्दे, हाँ बिल्कुल, खबरें भी ऐसी आ रही है। यही वजह है कि दे रहे हैं ना, सामने वाले भी क्या हो रहा है कि जबरदस्ती मुस्लिम मेयर का नाम लेके आप जबरदस्ती बीजेपी को खेलने के लिए बॉल दे रहे हैं। बिल्कुल। अमित, एक ये भी तो है कि ये बताने की कोशिश भी है कि मराठी सिर्फ आपके जागीर नहीं है, मराठी जो है हमारे पास भी वोट बैंक है। देखिए उद्धव ठाकरे, जहां उद्धव और राज के कैंडिडेट है, उसके सामने किसी कैंडिडेट है? शिवसेना लड़ रही है।
ताकि मराठी वोट बढ़ जाए। जैसे मराठी वोट बढ़ेगी बाकी में बीजेपी कमाल कर देगी, उसके बाद उसको जरूरत नहीं है। इसलिए शिवसेना के सामने हर जगह में उद्धव के सामने बीजेपी ने शिंदे के कैंडिडेट को दिया। कैंपेन की बात बीजेपी कर रही है, जैसा रवि ने कहा कि ये कैंपेन का एजेंडा इस तरह से तय हो रहा है। जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनका एजेंडा कैसे तय हो रहा है? वो कह रहे हैं कि मुंबई पे नजर तो गुजरात की पहले भी थी और एक बार फिर से गुजरात मुंबई पर कब्जा करना चाहता है। और उस लड़ाई को लीड किसने किया था? बाला साहेब ने किया था। और उस समय हमने गुजरात से मुंबई को अलग किया और महाराष्ट्र में उसको रखा। तो आज भी उस लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे, उस लड़ाई को हम जीत कर दिखाएंगे। मुंबई तो है, जो मुंबई है वो महाराष्ट्र का है। तो ये इस तरह से भी गुजरात कनेक्शन को भी, ये कनेक्शन भी लगाने की कोशिश हो रही है। गुजराती बड़ा वोट बैंक है। और ये जो बोल रहे हैं, पर ईमानदारी से बताओ कि जो पढ़ा लिखा वोट बैंक आता है बीएमसी का वोट करने के लिए, कितना % वोट होता है अमूमन? आई डोंट नो। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि नगर निगम के चुनावों में शहर की जनता, बीएमसी की जनता कितना वोट करती है? 40%, 50% कितना वोट होता है? चलिए मैं ढूंढता हूँ। फडणवीस ने जो बयान दिया, जो अमित सर ने बताया कि उन्होंने ये क्यों कहा कि मेयर जो होगा वो मराठी होगा, हिंदू होगा, उसकी एक वजह है। 3 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है कृपा शंकर सिंह, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अभी बीजेपी। हाँ, जो कांग्रेस के थे, पहले वो प्रचार कर रहे थे। वो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, जौनपुर से। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि जो मेयर होगा वो मराठी होगा और पूर्वांचल का होगा। तो उसको ऑपोजिशन ने इशू बना लिया। तब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को अपनी स्ट्रैटेजी, जो टारगेट वोट बैंक है, जैसे हम प्रोग्राम करते हैं तो टारगेट ऑडियंस होती है हमारी, तो उनका टारगेट है कि भाई हमारे साथ मराठी हो, हिंदुत्व हो, जितने लोग उनके अगेंस्ट में है उनको कंसोलिडेट करना है। इसलिए स्ट्रेटजी के तहत ये बयान दिया गया। 55.53% वोट पड़ा था 17 में। काफी है, काफी वोट पड़ा। लोग सारे मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है वोट, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जैसे वोट परसेंट बढ़ा है, मुझे लगता है बढ़ सकता है। रवि, एक सवाल आपसे है। आपने योगी जी की बात हम हमेशा करते हैं, हर चुनाव में योगी जी की काफी डिमांड होती है कि योगी जी को बुलाओ यहाँ प्रचार के लिए, यहाँ प्रचार के लिए। मुझे लगता है वो स्टार प्रचारकों में सबसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद वो होते हैं। तो क्या मुंबई में भी बीएमसी इलेक्शन में भी उनकी मांग हो रही है? कुछ बुलडोजर बाबा की बुलडोजर लेके आइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ की डिमांड तो बीजेपी में पैन इंडिया है। वो स्टार प्रचारक है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद उनकी डिमांड रहती है। अगर वहाँ की यूनिट को लगता है कि यहाँ पर कोई सीट फंसी हुई है और उनके आने से पोलराइजेशन होता है, वो हार्डलाइन लेते हैं, तो अगर पार्टी डिमांड करती है तो वो समय देंगे और उसके लिए वो प्रचार करेंगे। अमित, कल एक अपने रिपोर्टर ने अतुल सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है कि वो ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी के पतंग चल रहा है। उस तरह के जो तस्वीरों वाले जो पतंग हैं वो मकर संक्रांति में, क्योंकि उस दिन ही, उसके अगले दिन मकर संक्रांति के दिन ही वोटिंग है वहां पे, तो इस पतंग की काफी डिमांड है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पतंग का इतना लोकप्रिय होना वहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ चुनाव के बाद, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक और चीज इसके साथ साथ एक और चीज देखिए, वहाँ पे 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। लेकिन बीजेपी ने 50% से ज्यादा, लगभग 70-76 कैंडिडेट महिलाएं देती है। तो आप ये मान के चलिए कि इतिहास में पहली बार होगा कि वहां पर जो 50% तो महिला आएंगी ही, और इस अलग जीतती है, तो मान के चलिए कि वहां पर महिलाओं की जो तादाद होगी वो ज्यादा होने वाली है। एक तो ये है, और निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आप महिला को भी टारगेट कर रहे हैं, महिला को भी टारगेट कर रहे हैं अपना। और आप समझिए कि नेशनल एजेंडे के साथ, भाई आप नेशनल एजेंडा है ये, तो आप उसके साथ बाहर आ रहे हैं। और एक तरह से पाकिस्तान, और क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ पाकिस्तान, मुस्लिम सारे एजेंडे चलते हैं, तो उसको है। लेकिन एक और चीज मैं साथ में बोलूंगा कि अमित शाह, जो हम और अलीकांत, जब अमित भाई के साथ मुलाकात होती है कई बार ऐसे मौके पर उन्होंने एक चीज कहा है कि हम चुनाव चैरिटी के लिए नहीं लड़ते, हम चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, चाहे पंचायत का हो या लोकसभा का। तो ये मानसिकता जब तक दूसरी पार्टी नहीं लाएगी तब तक आप चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, और जो अमित शाह बोलते हैं ना, अमित शाह जी कई बार ऐसा बोला कि हम चुनाव हारते भी हैं तो उतनी ही शिद्दत से लड़ते हैं। हमको पता होता है दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी से सीखने वाली बात है। मुझे लगता है कि इसलिए उसमें जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल, जिस भी चीज का इस्तेमाल हो सकता है जो आपको एक वोट बढ़ा दे, वो आपको फायदा होगा। हम लोग कई बार बात होता है, अमित शाह जी से पूछते हैं कि आप विदेश क्यों नहीं जाते, बोलता है एक दिन एक वोट अगर उधर होगा तो मैं चला जाऊंगा। विदेश जाके कोई फायदा कहाँ है मुझे? अगर मेरा एक वोटर वहां पे हो तो मैं जरूर जाऊंगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये दिखाता है कि आप किसी चुनाव को कितनी गंभीरता से लड़ रहे हैं
और उसको जीतने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर भी इस्तेमाल करेंगे, हर वो चीज इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको कुछ भी फायदा हो। सुमित, ये ओवैसी का कितना आपको लग रहा है कि वो कितना गेम खराब कर सकते हैं ठाकरे भाइयों का या बीजेपी का, या किसका वो खेल बिगाड़ सकते हैं? आमतौर पर तो हम देखते हैं कि वो वोट ही काटते हैं कांग्रेस और जो बाकी महागठबंधन। इनफैक्ट अगर आप 24 का लोकसभा चुनाव देखें और उसमें जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, मुसलमानों ने आगे निकल के, क्योंकि ओवैसी उन्हीं के नेता हैं असली तौर पर। भले आज भी ये ना कह पाते हो कि मैं देश का सबसे बड़ा मुसलमान नेता हूं, पर वो दावा, उनका जो प्रचार का स्टाइल है वो उसी अंदाज में है कि मैं ही तुम्हारी आवाज उठाने वाला नेता हूं। तो अगर मुस्लिम वोट बैंक तेजी से आगे बढ़ता है, निकलता है, तो जाहिर तौर पर डैमेज करेगा ये कांग्रेस को। अगर वो ओवैसी के पास जाता है, सपा को नुकसान करेगा। सपा लड़ रही है बीएमसी में ठीक ठाक, कांग्रेस को चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस बीबीए को नुकसान करेगा। और ये जो नुकसान है, ये क्योंकि हर सीट पे मुसलमान इतना तादाद में नहीं है कि उसके कैंडिडेट को जिता पाए। तो जब मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड होगा, जब फटेगा, तो फायदा भाजपा का होगा या भाजपा के गठबंधन का होगा। तो ये अमरावती जो है, अमरावती वहां पर ओवैसी की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी इंटरनली थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर कोई मुस्लिम मेयर बन जाए। इस तरह से इस पूरे इलेक्शन में ना, और आप देखिए ओवैसी की जो पॉपुलैरिटी है, बिहार में 5 पिछले बार जीते, सबका सब छोड़ के चलेगा, फिर भी 5 जीते ना, बिल्कुल। और वो भी कैंपेन सिर्फ एक हफ्ते में उठाया है ओवैसी ने। उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है कि उनका जो कैंपेन है ना, बार बार ये कि भाई मुस्लिम का जो नेता है वो मुसलमान क्यों नहीं, भाई आप लालू हो गए, क्या फायदा और ऑपरेशन जब बात उसकी आई, देश की आई, तो ऑपरेशन सिंदूर में वो जिस तरह से गए देश में, बिल्कुल एक सकारात्मक छवि बनाई है। और अभी भी देखो कि जब भी पाकिस्तान या बांग्लादेश में जब भी हो रहे हैं, तो ओवैसी का बयान ऐसे आता है जो कि इसके आगे लेटेस्ट बयान वेनेजुएला वाला, क्या मोदी जी को जाके पाकिस्तान से मसूद अजहर को ले आना चाहिए, जिस मसूद अजहर को छोड़ा हमने, वो छवि बनती है, वो के सामने। रंजिता और रवि, अब कार्यक्रम धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है। बस एक अब चूंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो पवार को कैसे छोड़ दें भाई, बताओ। शरद पवार की भी तो चर्चा थोड़ी सी करनी चाहिए कि वो कहाँ है इस इलेक्शन में, कहाँ खड़े हैं, उनकी पार्टी किस तरह से इस बार। देखिए बीएमसी चुनाव में, देखिए पवार महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़े फैक्टर है, पवार का जिक्र देश ना के बहुत करें। बड़े फैक्टर है, बहुत बड़े नेता हैं, कितनी किताबें उनके लिए लिखी गई। मुझे याद है जब कांग्रेस बीट में नई देख रही थी और कृषि मंत्री हुआ करते थे शरद पवार, तब उन्हीं के एक बहुत करीबी ने मुझे कहा था कि पत्रकार, आप लोग पत्रकार होकर भरोसा नहीं करते हैं कि पवार जी कब कहाँ मूव करेंगे, हम उनके साथ रहते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो कहते हैं क्योंकि पवार साहब को मैंने शुरू से देखा है, अगर उनको महाराष्ट्र मुंबई से दिल्ली आना है तो वो 2 टिकट लेते हैं, हमेशा 2 टिकट लेंगे, एक सुबह की लेंगे, एक शाम को लेंगे, और बोलेंगे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं होता वो किस समय दिल्ली जा रहे हैं। इस तरह के नेता और इस तरह का बात कह दी, पता मतलब इलेक्शन के बाद कुछ होने वाला है, तो वो इस तरह का एक, और ये देखा है हमने शरद पवार को, चाहे वो जब देश की बात होती है, जब कोई बड़े फैसलों की बात होती है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी नजर आ जाते हैं। जब राहुल गांधी को तमाम विपक्षी पार्टी अगर विरोध कर रहे होते हैं, तो अचानक से शरद पवार का एक स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी जिस तरह से विरोध कर रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी चीज है और हमें राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए। तो पवार भी पवार को समझ नहीं पाते हैं, ये कई बार हमने उनके पवार के पावर को भी सब समझ नहीं पाते हैं। देवेंद्र फडणवीस से एक लाइन में पूछा गया कि 4 बड़े नेता हैं, 1 लाइन में बताइए। तो शरद पवार के बारे में पूछा गया कि उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उन्होंने थोड़ा पॉज दिया, सोचा, बोला अनसुलझी हुई सुलझी पहेली। वो ऐसे भी हैं कि लगता है कि सब सुलझ गया है, फिर लगता है कि सब कुछ भी सुलझा नहीं है। अब वो कई उदाहरण उन्होंने दिए कि जब एक बार सुबह ओथ ले लिया अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मॉर्निंग में, सबको लगा कि पवार साहब को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पवार साहब को कुछ पता नहीं, पवार साहब को पता था। तो कब वो क्या स्टैंड लेंगे, किस परिस्थिति में किसके साथ जाएंगे, दोनों के माहिर है। चलिए, बहुत दिलचस्प बातचीत होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप रिपोर्टर्स अनकट देखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप इन रिपोर्टर्स से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनके जवाब हम आपके पास लेकर के आए। सुमित अवस्थी हैं, अमित कुमार है, रविकांत है और रंजिता झा है। तो आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के।
और एक बात मैं जाते जाते बताना चाहूंगी कि सुमित अवस्थी का जो शो है चक्रव्यूह, नहीं तो सुमित जी बाद में कहेंगे। सुनिए प्रतिभा की बात सुनिए, बहुत बहुत प्रतिभाशाली है। ध्यान से सुनिए। चक्रव्यूह VIEW, तो शाम 7 बजे हर रोज टाइम्स नाउ नवभारत चैनल पर। और ये सभी रिपोर्टर्स आपको रोजाना आपको टाइम्स नाउ के चैनल पर, टाइम्स नाउ नवभारत चैनल पर आपको दिख जाएंगे और हम दिखेंगे आपको टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारा रिपोर्टर्स अनकट, जहां बात होती है बेधड़क, बेलौस, बेधड़क, बेहिचक। धन्यवाद आप सब।